पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार रास्ते में अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था और उसे उसके नौकरों से पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है, तो वो तुरंत दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 44। राजकुमार का हाथ अपने भाई की तरफ बढ़ते बढ़ते वो रोक देता है क्योंकि वो डर रहा है कहीं वो उसके जख्म ना दुखा दे, और वो कहता है कि आप इतनी बुरी तरह से जख्मी हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके भाई के चेहरे पर ये जो विनम्र और खुशनुमा भाव हैं वो क्यों हैं। राजकुमार का भाई का हाथ आता है और उसके सर को सहलाता है और उसका भाई कहता है कि मैं सच में ठीक हूँ, ये सब इतने गंभीर जख्म नहीं है, ये तो बस जख्म लंबा है और यहाँ पर ठीक से पट्टी हो नहीं पा रही थी, तो इतने ज़्यादा जगह पर पट्टी करनी पड़ी। राजकुमार इस सब से चौंक चुका था। वो अपने मन में कहता है कि पहली बार मेरे भाई ने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया है। मुझे याद है जब मैं बचपन में इधर उधर कूदता फांता फिर रहा था पंछियों के अंडे चुराने के लिए, तब वो सिर्फ इतना मुझे कहते थे, या मैं कोई और शरारतें करता फिरता था। बड़े भाई हमेशा पढ़ते रहते थे अपने चेहरे को गंभीर रखकर, और वो मुझसे सिर्फ इतना ही कहते थे कि अब तुम कौन सी नई परेशानी खड़ी करने वाले हो। जब मेरी माँ महारानी का देहांत हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा रोया, पर भाई सिर्फ अर्थी के सामने घुटनों के बल बैठे रहे और एक शब्द ना कहा और ना ही रोए। जब मैंने उनकी बाजू पकड़ हिलाकर कहा भैया, तब उन्होंने सिर्फ एक वाक्य ही बोला, वो था कि तुम कितना बचकाना व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। पर पिछले जन्म में जब मैं कैद में था तब मेरे सारे दोस्त जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे वो मेरी ज़िंदगी से ऐसे उड़े जैसे पंछी, ऐसे गायब हुए जैसे कभी वो मेरे जीवन में थे ही नहीं। पर जिनके के अलावा अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो वो था मेरा बड़ा भाई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरा इकलौता भाई है, मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगा, मुझे चाहे तुझ पर सब कुछ कुर्बान करना पड़े मैं करूँगा। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका न मिलता तो मैं शायद कभी ना जान पाता कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या क्या किया है। और राजकुमार कहता है, भाई ये आपके लिए दवाई। बग्गी का सफ़र बहुत ही उछल कूद वाला होता है, आप घर वापस जाकर भाभी से कहिएगा कि आपको लगा देंगी। तो दूसरा राजकुमार मना करते हुए कहता है कि ये तो दवाई किसी की जान बचाने के काम आ सकती है, तुम इसे मेरी ऐसी छोटी मोटी चोट पर बर्बाद मत करो, तुम इसे वापस ले जाओ। तो राजकुमार ज़बरदस्ती शीशी पकड़ाते हुए कहता है कि मेरे पास घर पर पड़ी है और आप इस शीशी को रख दीजिए, अगर आपको लगता है कि इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए, बस आप रख दीजिए तो मेरी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा राजकुमार शीशी पकड़ अपने मन में सोचता है कि हमारा लिटिल शाओर वाकई में बड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा समझदार भी। रात हो जाती है। मुहान अपने कमरे में बैठ खाने पर राजकुमार का इंतज़ार करते हुए मन में सोचता है कि इतनी देर हो गई है, अभी तक जिंगशाओ वापस क्यों नहीं आया। तो एकदम से राजकुमार आकर उसे चूम लेता है। राजकुमार मुहान से पूछता है, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तो मुहान थोड़ा शर्माते हुए हाँ में सर हिला देता है और अचानक से थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, जाइए पहले कपड़े बदल कर आइए, और आपके मुंह पर कितनी मिट्टी लगी हुई है। मुहान के नकली गुस्से को राजकुमार अच्छे से समझता है, इसलिए मुस्कुराने लग जाता है और मन में कहता है कि जुनकिंग का गुस्से की बातें भी ऐसे लग रही हैं जैसे वो मुझसे प्यार कर रहा है। जुनकिंग बिना सच में और कहता है जी सरकार, और राजकुमार चला जाता है और मुहान शर्माता रहता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार जब खाने पर लौटता है तो मुहान उससे पूछता है कि आप बड़े भाई को मिलने गए थे। तो राजकुमार बताता है कि बड़े भाई को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पर खुशकिस्मती से वो जख्म इतने गहरे नहीं है और ना ही गंभीर। मुहान अचानक से कटोरी नीचे रख देता है। वो हैरान था ये सब बातें सुन, और मुहान को ऐसे देख राजकुमार हैरान था। मुहान मन में सोचता है, जब से हमारी शादी हुई है ये मेरा कितना ध्यान रखता है, ये मुझे इज्जत देता है, प्यार करता है। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी कितनी दुख भरी होती अगर जिंगशाओ भी दूसरे पतियों जैसा होता। मुहान ये सब बातें सोच खुश था, वो मुस्कुरा रहा था और अचानक से उसका ध्यान पड़ता है कि राजकुमार किस तरह से खा रहा है। तो वो मन में कहता है, तुम आज कैसे भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे हो। और राजकुमार मुहान से कहता है, जुनकिंग जल्दी खाओ,
मोहन राजकुमार से कहता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो। अगर आप ऐसे खाना खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी भूख कब शांत हो गई थी और आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा जाओगे और इस कारण आपको बदहज़मी हो सकती है। राजकुमार को ऐसे उदास देख मोहन कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप एक और कटोरी खा लीजिए। तो राजकुमार खुश होकर कहता है कि जुनकिंग मेरे कितना ख्याल रखता है। खाने के बाद वो दोनों आंगन में सैर करने जाते हैं। तो राजकुमार कहता है कि मेरा पेट बहुत ही भरा महसूस हो रहा है। तो मोहन कहता है अगर ऐसी बात है तो हम थोड़ी दूर और चलते हैं। मोहन फूलों के साथ खेलते हुए कहता है कि पिताजी ने कहा कि अगले महीने जिनांग को वो उपपत्नी का दर्जा देंगे। ये सुन खुशी से राजकुमार कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है, अब तो भविष्य में तुम उन्हें माँ कहकर पुकार सकते हो। मोहन कहता है राजकुमार उन फूलों में से एक फूल तोड़ता है और मोहन के आगे कर देता है। तो मोहन हैरानी से पूछता है कि ये कितने अच्छे से खिला था, आपने इसे क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ा आपने इसे? तो राजकुमार उत्तर देता है कि ये फूल तोहफे में खूबसूरती के लिए। तो मोहन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि ये फूल तो दुख का प्रतीक है, तो इन्हें कैसे किसी को तोहफे में दिया जा सकता है? ये सुन राजकुमार मन में सोचता है कि मैं कैसे भूल गया कि लाजवंती के फूल, जिसे शुई मुई भी कहा जाता है, वो दुख का प्रतीक होते हैं। और जब एक पति अपनी पत्नी को ये फूल देता है तो उसका मतलब होता है कि अब पति के दिल में पत्नी के लिए कोई प्यार या जगह बाकी नहीं। राजकुमार फूल और पत्तियों को अलग अलग करना शुरू कर देता है। तो मोहन ये देख बोलता है कि अब आप क्या करने लग गए हो, कौन भला केवल पत्तियां तोहफे में देता है किसी को? तो राजकुमार कहता है कि लाजवंती के फूल की पत्तियां दिन में खिलती हैं और रात को मुरझा जाती हैं। इसका मतलब है कि वो एक गहरे प्यार से बंधी हुई हैं। मैं तुम्हें आज ये दे रहा हूँ ताकि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए बंध जाएं। हमारा साथ भी सारी उम्र का हो, जिंदगी भर का हो। जुनकिंग, क्या तुम भी ये चाहोगे? और इसी सवाल के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।